14वीं शताब्दी में उत्तर भारत में दिल्ली सल्तनत का विस्तार हो रहा था, जिसकी चर्चा हमने पिछले क्लास में की थी। उसी समय दक्षिण भारत में एक नया शक्तिशाली साम्राज्य उभर रहा था, जो थी विजयनगर साम्राज्य। तो आज के क्लास में हम विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूरा पढ़ेंगे। इस साम्राज्य के प्रशासन, मंदिर निर्माण, यात्री, राजा और आस पड़ोस के राज्य से संबंधित कई क्वेश्चंस हैं, जो पहले एग्जाम्स में पूछे गए हैं। और इसे तैयार करने के बाद ये तो कंफर्म हो जाएगा कि आपका 2 से 3 मार्क्स आसानी से बढ़ जाएगा। तो हमारे सीरियस कैंडिडेट्स जो एग्जाम की तैयारी में जम के लगे हैं, वो कम से कम इस क्लास को पूरा तैयार करेंगे, ताकि इस साल जब आपकी एग्जाम हो तो आप उसमें क्वालिफाई करें और समाज में अपना मान सम्मान बढ़ाएं। और अब तक यदि आपने दिल्ली सल्तनत वाले वीडियो को नहीं देखा है, तो इस वीडियो के बाद उसे जरूर देख लीजिए, ताकि भारत का मध्यकालीन इतिहास का प्रारंभिक समय आपका तैयार हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 ईस्वी में दो भाइयों हरिहर और बुक्का ने की थी। ये दोनों भाई पहले काकतीय वंश और बाद में कंपीली राज्य में मंत्री थे। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किया, तो उन्हें मुसलमानों के द्वारा बंदी बना लिया गया था। ऐसा कहा जाता है कि दोनों भाई जब दिल्ली में थे तब उन्होंने इस्लाम धर्म को अपना लिया था, लेकिन वापस से वे संत विद्यारण्य के द्वारा हिंदू बनाए गए और तब जाकर उन्होंने स्वतंत्र हिंदू राज्य की स्थापना की। इस साम्राज्य को बनाने का उनका मुख्य उद्देश्य दक्षिण भारत को मुस्लिम आक्रमण से बचाना और हिंदू संस्कृति को संरक्षित करना था। इसकी राजधानी हम्पी में थी, जो आज के कर्नाटक में है। अगर हम विजयनगर साम्राज्य पर शासन करने वाले राजवंशों की बात करें, तो उस पर कुल 4 राजवंशों ने शासन किया है। सभी राजवंशों को बिल्कुल लाइन से आप याद रखिएगा। पहली वंश थी संगम वंश, जो 1336 से 1485 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन करती है। दूसरी थी सालू वंश, जो 1485 से 1505 ईस्वी तक विजयनगर पर शासन करते हैं। तीसरी राजवंश थी तुलु वंश, जिनका शासन 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक रहा। और चौथी और अंतिम राजवंश जिसने विजयनगर पर शासन किया, वह थी अरविदु वंश, जो 1570 ईस्वी से 1646 ईस्वी तक शासन करते हैं। अब एक एक करके इन सभी राजवंशों के प्रमुख राजाओं के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहले संगम वंश के बारे में पढ़ लेते हैं। हरिहर और बुक्का ने विजयनगर शहर की नींव रखी थी और अपने वंश का नाम संगम रखा, जो उनके पिता का नाम था। तो विजयनगर साम्राज्य का पहला शासक हरिहर प्रथम था। स्थापना के साथ ही विजयनगर और बहमनी साम्राज्यों के बीच संघर्ष शुरू हो गया। ये संघर्ष 3 स्थानों पर कब्जे को लेकर था। पहला था रायचूर दोआब का क्षेत्र, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित थी। दूसरा क्षेत्र था कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाला क्षेत्र और तीसरी क्षेत्र थी मराठवाड़ा। हरिहर प्रथम के बाद बुक्का प्रथम शासक बना और उसी ने विद्यानगर शहर का नाम बदलकर विजयनगर रखा। बुक्का प्रथम के बाद विजयनगर का अगला राजा हरिहर द्वितीय बनता है, जो बुक्का का पुत्र था। और इसी हरिहर द्वितीय का तीसरा बेटा देवराय प्रथम था, जिन्होंने तुंगभद्रा नदी पर एक बांध बनवाया था, जिसके माध्यम से शहर तक नहरें बनाई गई थी। और एक बात इनके बारे में याद रखनी है कि निकोलो डे कोंटी इटली के एक यात्री और व्यापारी थे, जो 1420 ईस्वी में भारत आते हैं। तो विजयनगर में निकोलो डे कोंटी जिस समय आए, उस समय वहां इन्हीं देवराय प्रथम का शासन था। इसी ने विजयनगर की सेना में मुस्लिम घुड़सवारों और तीरंदाजों को भर्ती करना शुरू किया था। देवराय द्वितीय ये देवराय प्रथम का पोता था। बहमनी के अहमद शाह प्रथम ने विजयनगर पर देवराय द्वितीय के शासनकाल में ही आक्रमण किया और उससे युद्ध का हर्जाना वसूला था। देवराय द्वितीय ने सेना में बड़े पैमाने पर मुस्लिम घुड़सवारों और तीरंदाजों को नियुक्त करने की प्रथा शुरू कर दी। देवराय द्वितीय को ही प्रौढ़ देवराय कहा जाता था और उनके अभिलेखों में देवराय द्वितीय को गजबेटेकर की उपाधि दी गई है, जिसका अर्थ होता है हाथी का शिकारी। अब्दुल रज्जाक, जो तिमूर लंग के बेटे शाहरुख का दूत था, वो इन्हीं देवराय द्वितीय के शासनकाल में विजयनगर आया था। तिमूर लंग ने भारत पर कब आक्रमण किया और उसके आक्रमण का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसकी चर्चा हमने पिछले वीडियो में की है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे भी जरूर देखिएगा। खैर, यहाँ हम अब्दुल रज्जाक की बात कर रहे थे।
उसने अपनी किताब में विजयनगर को दुनिया का सबसे समृद्ध नगर कहा है। तो संगम वंश के बारे में इतनी ही बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य के दूसरे राजवंश की, जो है सालुव वंश। इस वंश की स्थापना सालुव नरसिम्हा ने 1486 ईस्वी में किया। इसके बाद 1491 में नरसिम्हा और 1491 से 1505 तक इम्मादी नरसिम्हा ने शासन किया, लेकिन ये दोनों नाबालिग थे, इसलिए उनके बदले नरसा नायक ने शासन की बागडोर संभाली थी। खास बात यहाँ यह है कि 1498 में जब वास्को डी गामा भारत आता है और कालीकट पहुंचता है, तब इम्मादी नरसिम्हा का ही शासन था, और ये बात आप याद रखिएगा। सालुव वंश का शासन लंबे समय तक नहीं चला और 1505 में तुलुव वंश की स्थापना हो गई। तो चलिए विजयनगर साम्राज्य के तीसरे राजवंश तुलुव वंश के बारे में पढ़ते हैं। हमने आपको बताया था कि सालुव वंश का राजा इम्मादी नरसिम्हा नाबालिग था, इसलिए उसकी जगह नरसा नायक ने शासन की बागडोर संभाली थी। तो इसी नरसा नायक का बेटा वीर नरसिम्हा था, जिसने अंतिम सालुव शासक इम्मादी नरसिम्हा की हत्या कर दी और तुलुव वंश की स्थापना कर दी। वीर नरसिम्हा 1509 ईस्वी तक शासन कर पाया, क्योंकि उसके बाद उसके मुख्यमंत्री सलुवा तिम्मा ने उसको राजगद्दी से हटाकर उसके भाई कृष्णदेव राय को राजा बना दिया। इस वंश के सबसे शक्तिशाली राजा यही कृष्णदेव राय थे, जो उत्तर भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर के समकालीन थे। पुर्तगाल के गवर्नर अल्बुकर्क थे, उसके साथ कृष्णदेव राय ने अच्छे संबंध रखे और इसी अल्बुकर्क का राजदूत फ्रायर लुइस था, जो विजयनगर में रहता था। पुर्तगाली यात्री डुआर्टे बारबोसा और डोमिनिगो पेस दोनों ने कृष्णदेव राय के समय में ही विजयनगर का दौरा किया था। उस समय उड़ीसा को गजपति साम्राज्य कहा जाता था, तो कृष्णदेव राय ने उस गजपति साम्राज्य को जीत लिया और दक्षिण भारत में विजयनगर इन्हीं के शासन में सबसे मजबूत राज्य बन गया। वे यवन साम्राज्य यानी बीदर साम्राज्य के पुनर्स्थापक थे, इसलिए उन्हें यवनराज स्थापनाचार्य की उपाधि मिली। इसके साथ ही अभिनव भोज की उपाधि भी उन्होंने धारण की। उन्हें आंध्र भोज और आंध्र पितामह के नाम से भी जाना जाता है। वे तेलुगु और संस्कृत दोनों के विद्वान थे। राजनीति पर तेलुगु भाषा में उनकी रचना है अमुक्तमाल्यदा और संस्कृत भाषा में उन्होंने एक नाटक लिखी थी, जिसका नाम है जंबवती कल्याणम। उनके दरबार में अष्टदिग्गज रहते थे, यानी तेलुगु के 8 प्रसिद्ध कवि रहते थे। सबका नाम याद रखना जरूरी नहीं है, लेकिन ये बात याद रखिए कि अष्टदिग्गज किनके दरबार में रहते थे। 1529 में कृष्णदेव राय की मृत्यु से पहले उन्होंने अपने भाई अच्युत देव राय को उत्तराधिकारी के रूप में नामित किया था, तो अगले राजा अच्युत देव राय बनते हैं। इन्हीं के शासनकाल में फर्नाओ नुनेज, जो एक पुर्तगाली घोड़ा व्यापारी था, उसने विजयनगर का दौरा किया था। 1542 ईस्वी में सदाशिव राय राजा बनते हैं, लेकिन उस समय राजा की असल शक्ति उनके मंत्री राम राय के हाथों में थी। राम राय ने बहमनी साम्राज्य को अपनी कूटनीति से अलग थलग कर दिया था और दक्कन के सुल्तानों को एक दूसरे के खिलाफ भड़काना शुरू कर दिया। लेकिन इसका ठीक उल्टा हो गया और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के सुल्तान एक हो गए और उन्होंने राम राय को तालीकोटा के युद्ध में हरा दिया। इस तालीकोटा के युद्ध को राक्षई तंगड़ी युद्ध भी कहा जाता है। ये युद्ध 1565 में लड़ा गया, जिसमें बीजापुर, अहमदनगर और गोलकुंडा के सुल्तानों ने राम राय के खिलाफ युद्ध किया। इस युद्ध के बाद राम राय को बंदी बना लिया गया और हुसैन निजाम शाह प्रथम ने राम राय को मार दिया। इसके बाद दक्कन के सुल्तानों ने विजयनगर शहर को पूरी तरह नष्ट कर दिया। वैसे एक बात आप यहाँ याद रखिए कि सीजर फ्रेडरिक, जो इटली का यात्री था, वो सदाशिव राय के शासनकाल के दौरान ही विजयनगर आया था। राम राय की मृत्यु के बाद उसका भाई तिरुमल राय सदाशिव राय के नाम से अपना शासन 1570 ईस्वी में शुरू किया। ये वंश विजयनगर साम्राज्य की अंतिम राजवंश अरविदु वंश थी। तिरुमल राय ने प्रयास किया कि विजयनगर शहर को वापस से आबाद किया जाए, लेकिन उसे इसमें सफलता नहीं मिली, जिसके कारण उसने अपनी राजधानी को पेनुकोंडा में स्थानांतरित कर दिया। उसके बाद साम्राज्य धीरे धीरे सिकुड़ता चला गया और अंत में 1646 ईस्वी में पूरा विजयनगर साम्राज्य समाप्त हो गया। तो विजयनगर में किन किन राजवंशों ने शासन किया, इसको हमने पूरा पढ़ लिया। अब हम वहां के प्रशासनिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं।
वहां के राजा को रायक कहा जाता था और प्रशासनिक इकाई में सबसे बड़ी प्रांत थी जिसे मंडल कहा जाता था। उसके नीचे का स्तर जिला थी जिसे कोट्टम या बलनाडु कहा जाता था। उसके नीचे का प्रशासनिक स्तर नाडु था और उसके नीचे 50 गांवों का समूह था जिसे मेलाग्राम कहते थे। और सबसे निचली प्रशासनिक इकाई ग्राम थी जिसे उर्ग कहा जाता था। प्रांतीय प्रशासन के लिए नयन कर प्रणाली की व्यवस्था थी। अब ये नयन कर प्रणाली क्या है? तो इसको हम सैन्य सामंतवाद कह सकते हैं, जिसमें राजा अपने सेना प्रमुख को जमीन दे देता था और ये सेना प्रमुख अपनी खुद की सेना रखते थे और जो जमीन उन्हें मिली है उससे वे टैक्स वसूलते थे। इन सेना प्रमुखों को नायक या अमर नायक के नाम से जाना जाता था। इन नायकों को अपनी वफादारी और अपनी सेना के रखरखाव के लिए जो जमीन अनुदान में मिलती थी उस जमीन को अमरम कहते थे। तो ये थी प्रांतीय प्रशासन के लिए नयन कर प्रणाली। अब ग्रामीण प्रशासन को अच्छे से चलाने के लिए विजयनगर में एक व्यवस्था थी जिसे आयंगर व्यवस्था कहते थे। गांवों के मामलों को देखने के लिए 12 पदाधिकारियों का एक समूह बनाया गया था जिन्हें सामूहिक रूप से आयंगर के नाम से जाना जाता था। इन्हें भी राजा की तरफ से वेतन नहीं मिलता था, बल्कि इन्हें पूरी तरह लगान मुक्त और टैक्स फ्री जमीन मिलती थी। ये पद भी आनुवंशिक होता था और वे इस पद को बेच भी सकते थे या गिरवी भी रख सकते थे। गांव की कोई भी संपत्ति इन अधिकारियों की इजाजत के बिना ना तो बेची जा सकती थी और ना ही दान में दी जा सकती थी। विजयनगर में जो सोने के सिक्के जारी किए गए उन्हें वराह या पैगोडा कहा जाता था। इनका वजन 52 ग्रेन था और साथ ही सोने के जो छोटे सिक्के थे उन्हें प्रताप और फणम कहा जाता था। प्रताप का वजन 26 ग्रेन था जो वराह का आधा था और फणम का वजन 5.5 ग्रेन था। चांदी के छोटे सिक्के को तार कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जीतल कहा जाता था। तो ये प्रशासनिक व्यवस्था विजयनगर में थी, लेकिन ये केवल अपने प्रशासन और शक्ति के लिए ही प्रसिद्ध नहीं थी, बल्कि अपनी विशाल मंदिरों के लिए भी प्रचलित थी। ये साम्राज्य हिंदू संस्कृति और कला का प्रमुख केंद्र था। यहाँ के मंदिरों की खास बात यह थी कि इनमें गोपुरम यानी मंदिर के विशाल द्वार, मंडप यानी नक्काशीदार स्तंभ वाले सभा भवन, रथ के शैली में बनाई गई मंदिरें भी शामिल हैं। तो चलिए वहां के कुछ प्रमुख मंदिरों के बारे में पढ़ लेते हैं। सबसे पहली है विरूपाक्ष मंदिर, जो विजयनगर साम्राज्य की सबसे पुरानी मंदिर है। ये मंदिर भगवान विरूपाक्ष को समर्पित है, जो भगवान शिव का ही नाम है। वैसे तो इस मंदिर की स्थापना पल्लव राजाओं ने 9वीं-10वीं शताब्दी में ही किया था, लेकिन इस मंदिर का विस्तार विजयनगर के शासकों ने किया। इसका गोपुरम 50 मीटर ऊंचा है, जिसे कृष्णदेव राय ने बनवाया था। कृष्णदेव राय ने इस मंदिर के परिसर में एक विशाल मंडप भी बनवाया था, जहां हर साल पंपा देवी और भगवान विरूपाक्ष का विवाह उत्सव मनाया जाता है। दूसरी सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है विट्ठल स्वामी मंदिर, जो भगवान विट्ठल को समर्पित है। भगवान विट्ठल विष्णु के ही रूप है। इसी मंदिर में रथ के आकार का एक अनूठा मंदिर भी है। इस मंदिर के परिसर में रथ गलियां है, जो मंदिर के गोपुरम से बिल्कुल सीधी रेखा में जाती है। इस गली के दोनों तरफ स्तंभ वाले मंडप थे, जिनमें व्यापारी अपनी दुकानें लगाते थे। इसी मंदिर परिसर में संगीत स्तंभ भी है, जिसे थपथपाने पर संगीत की ध्वनियां निकलती हैं। तीसरी महत्वपूर्ण मंदिर है हजारराम मंदिर। इस मंदिर को विजयनगर के शाही परिवार के पूजा करने के लिए बनाया गया था। इस मंदिर की खासियत यह है कि इस मंदिर की दीवारों पर रामायण की पूरी कथा को मूर्तियों के माध्यम से दिखाया गया है। एक और बात याद रखिए कि इस मंदिर के बीच के देवस्थल की मूर्ति अब वहां नहीं है। अगली महत्वपूर्ण मंदिर है अच्युतराय मंदिर, जो भगवान तिरुवेंकटेश्वर यानी भगवान बालाजी को समर्पित है। इस मंदिर को तुलु वंश के शासक अच्युत देव राय ने बनवाया था। तिरुपति मंदिर भी खास है, क्योंकि इस मंदिर में कृष्ण देव राय और उनकी दो पत्नियां तिरुमल और चिंता देवी और इनके साथ वेंकट प्रथम की मूर्ति भी स्थापित है। तो विजयनगर साम्राज्य के मंदिरों के बारे में इतनी बातें आप ध्यान में रखिएगा। अब विजयनगर के बारे में एक ही बार में जान लेते हैं कि कौन कौन से यात्री विजयनगर का भ्रमण करते हैं और कब करते हैं। सबसे पहले 1420 ईस्वी में इटली का निकोलो कोंटी आता है और उस समय विजयनगर में देवराय प्रथम का शासन था। फिर 1442 ईस्वी में फारस का अब्दुर रज्जाक आता है, जिस समय देवराय द्वितीय का शासन था। और 3 पुर्तगाली यात्रियों के नाम याद रखिए, जिनमें पहला है डोमिंग पायस और दूसरा है बारबोसा
जो 1515 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा करता है और उस समय कृष्णदेव राय का शासन था। तीसरा पुर्तगाली यात्री था नुनिज, जो 1535 ईस्वी में विजयनगर की यात्रा करता है और उस वक्त अच्युतदेव राय का शासन था। तो विजयनगर साम्राज्य में आने वाले इन 5 महत्वपूर्ण यात्रियों के बारे में आप अच्छे से तैयार रखिए और यही विजयनगर के सारे पॉइंट्स आपके खत्म हुए। मुझे उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स के साथ साथ आपकी तैयारी भी अच्छी हो जाए। खैर, जिस वक्त दिल्ली सल्तनत का शासन उत्तर भारत में था, उस समय दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य के साथ साथ एक और साम्राज्य आई थी जो विजयनगर साम्राज्य के प्रतिद्वंदी थे और उन्होंने एक दूसरे से कई युद्ध लड़े। मुझे पता है कि आपको पता चल गया होगा कि हम किस साम्राज्य की बात कर रहे हैं। ये थी बहमनी साम्राज्य। तो चलिए बहमनी साम्राज्य के विषय में जो भी महत्वपूर्ण है उसे पढ़ लेते हैं। इसके विषय में ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है, लेकिन फिर भी जितना जरूरी है उतना तो हम यहाँ जरूर तैयार करेंगे। बहमनी साम्राज्य दक्कन की पहली स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत थी। 1347 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के खिलाफ इस्माइल मुख ने विद्रोह किया और दक्कन की सत्ता सल्तनत से छीन ली। इसके बाद इस्माइल मुख ने जफर खान के पक्ष में त्यागपत्र दे दिया और इसी जफर खान ने बहमनी सल्तनत की स्थापना की। ऐसा माना जाता है कि जफर खान पहले दिल्ली में गंगू नाम के एक ब्राह्मण ज्योतिषी का नौकर था, जिसने उसे हसन गंगू नाम दिया था। इसलिए आप ये बात याद रखिए कि बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की, तो आप उसे जफर खान भी कह सकते हैं या हसन गंगू भी कह सकते हैं। जियाउद्दीन बर्नी, जो सुल्तान फिरोज शाह के दरबारी इतिहासकार थे, वो लिखते हैं कि बहमनी सल्तनत के संस्थापक हसन गंगू का जन्म बहुत ही साधारण परिस्थितियों में हुआ था और अपने जीवन के पहले 30 वर्षों में वो एक खेतीहर मजदूर से ज्यादा कुछ नहीं था। मोहम्मद बिन तुगलक उसके ईमानदारी से खुश होकर उसे 100 घुड़सवारों का कमांडर बनाया था, लेकिन बाद में उसको दक्कन का गवर्नर बनाया गया। 1347 ईस्वी में जब दक्कन के अमीरों ने इस्माइल मुख के नेतृत्व में विद्रोह किया, तब इस्माइल मुख ने जफर खान के पक्ष में गद्दी छोड़ दी और जफर खान ने शाही सेना को भगाकर बहमनी साम्राज्य की स्थापना की। भारत के चिश्ती सूफी शेखों के समर्थन से हसन गंगू को अलाउद्दीन हसन बहमन शाह सुल्तान के नाम से राजा बनाया गया। अलाउद्दीन ने अपनी राजधानी गुलबर्गा को बनाया। अलाउद्दीन बहमन शाह के बाद उसका बेटा मोहम्मद शाह प्रथम राजा बनता है। प्रथम बहमनी विजय नगर युद्ध इसी ने लड़ा था। बहमनी साम्राज्य का विजयनगर से संघर्ष 3 क्षेत्रों पर नियंत्रण को लेकर था, जिसके बारे में हमने अभी विजयनगर के बारे में पढ़ने के वक्त याद किया था। पहला था रायचूर दोआब का क्षेत्र, जो कृष्णा और तुंगभद्रा नदी के बीच स्थित थी। दूसरा क्षेत्र था कृष्णा गोदावरी डेल्टा वाला क्षेत्र और तीसरी क्षेत्र थी मराठवाड़ा। खैर, मोहम्मद शाह के बाद गयासुद्दीन 17 वर्ष की आयु में राजा बनता है, लेकिन तगलचिन नाम का एक तुर्क गुलाम था जो अपने आप को गवर्नर बनाने के लिए कहता है। गयासुद्दीन के नहीं मानने पर उसे अंधा बनाकर कैद कर लिया गया और शमसुद्दीन को राजा बनाया गया। शमसुद्दीन तगलचिन का ही एक कठपुतली राजा था। इसके बाद चौथा सुल्तान दाऊद बनता है, जिसके बेटे फिरोज और अहमद थे। इन दोनों ने गयासुद्दीन का बदला लिया और उसके बाद ताजुद्दीन फिरोज शाह ने खुद को बहमनी साम्राज्य का सुल्तान घोषित किया। बहमनी साम्राज्य के सभी सुल्तानों में सबसे महान ताजुद्दीन फिरोज शाही था। उसने बड़े पैमाने पर बहमनी प्रशासन में हिंदुओं को शामिल किया। चौल और दाभोल उसके राज्य के बंदरगाह थे, जो फारस की खाड़ी और लाल सागर से व्यापार के लिए महत्वपूर्ण थे। उसको उसने बेहतर बनाया ताकि व्यापारिक जहाजों को बहमनी साम्राज्य में आकर्षित करके लाया जा सके। फिरोज शाह ने कई बार विजयनगर साम्राज्य से युद्ध किया और उनमें एक बार जब उसने विजयनगर के सम्राट देवराय को हराया, तब उसने देवराय की बेटी से विवाह भी किया। फिरोज शाह के बाद उनके छोटे भाई अहमद शाह वली ने गद्दी संभाली। वो अपनी राजधानी को गुलबर्गा से बीदर ले गया। अहमद शाह वली के बाद उसका बेटा अलाउद्दीन अहमद द्वितीय सुल्तान बनता है और उसी ने दौलताबाद में चांद मीनार का निर्माण करवाया था। इसके बाद हुमायूं शाह, फिर उसके बड़े बेटे निजामुद्दीन अहमद तृतीय और फिर मोहम्मद शाह लश्करी सिंहासन पर बैठे। जब मोहम्मद शाह लश्करी सुल्तान बनता है तब वो बहुत छोटा था, इसलिए उसके रीजेंट के रूप में उसके वजीर महमूद गवन ने शासन किया।
ये वही महमूद गवन है जिसने महमूद गवन मदरसा बनवाया, जो उस समय का धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष शिक्षा का केंद्र था। मोहम्मद शाह लश्करी के बाद उसका बेटा महमूद शाह द्वितीय बहमनी साम्राज्य का सुल्तान बनता है, जो वास्तविक सत्ता रखने वाला अंतिम बहमनी शासक था। उसके बाद बहमनी साम्राज्य 5 अलग अलग स्वतंत्र राज्यों में बंट गया, जिसे सामूहिक रूप से दक्कन सल्तनत के नाम से जाना जाता है। इन पांचों राज्यों के नाम आपको याद रखने हैं। इसमें पहली थी बरार। 1484 ईस्वी में फतहुल्लाह इमाद शाह ने इमाद शाही वंश की स्थापना की और बरार को बहमनी साम्राज्य से स्वतंत्र बना लिया। दूसरी थी बीजापुर। 1489 ईस्वी में यूसुफ आदिल शाह ने आदिल शाही वंश की स्थापना करके बीजापुर को स्वतंत्र राज्य बनाया। आदिल शाही वंश का सबसे महान शासक इब्राहिम आदिल शाह था, जिसने दरबार की भाषा दखनी को बनाया। उससे पहले दरबारी भाषा फारसी हुआ करती थी। इसी वंश का शासक मोहम्मद आदिल शाह था, जिसने गोल गुंबद बनवाया था। गोल गुंबद विस्परिंग गैलरी के लिए प्रसिद्ध है, जिसकी डिजाइन दाबुल के याकूत ने तैयार की थी। तीसरी राज्य थी अहमदनगर। 1490 में मलिक अहमद निजाम शाह ने निजाम शाही वंश की स्थापना करके इसे बहमनी साम्राज्य से अलग किया। चौथी थी गोलकुंडा, जिसे 1518 ईस्वी में कुली कुतुब शाह ने कुतुब शाही वंश स्थापित करके बहमनी साम्राज्य से अलग कर लिया। इसी कुली कुतुब शाह ने प्रसिद्ध गोलकुंडा का किला बनवाया था। कुली कुतुब शाह ने ही हैदराबाद शहर की स्थापना की थी, जिसका नाम उसकी पसंदीदा भाग्यमती के नाम पर भाग्यनगर था। चारमीनार का निर्माण भी कुली कुतुब शाह ने ही करवाया था। और पांचवी थी बीदर, जिसे 1526 ईस्वी में अमीर अली बरीद ने बारिद शाही वंश स्थापित करके बहमनी साम्राज्य से अलग किया। तो इन सभी के बारे में आप अच्छे से तैयार रखिए कि किसने कब अपने आप को बहमनी साम्राज्य से अलग किया। तो यहाँ बहमनी साम्राज्य के बारे में भी हमारा क्लास समाप्त हुआ और इस वीडियो में हमने अरब और तुर्क आक्रमण और पूरे सल्तनत काल को पढ़ा है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मेरे समझ से सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। चाहे वो कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसमें आपको इस टॉपिक से क्वेश्चन मिलेंगे ही। ये टॉपिक को छोड़ना मतलब 3 से 5 नंबर को छोड़ना। तो बिना देर किए जो भी हमारे सीरियस कैंडिडेट्स हैं, वो अभी इस क्लास को भी तैयार कीजिए, क्योंकि मुझे आपका रिजल्ट चाहिए। कुछ भी कीजिए, लेकिन रिजल्ट ही आपको आपकी पहचान दिलाएगा, तो इसमें आप रिस्क बिल्कुल नहीं लीजिए। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करने में आप कंजूसी नहीं दिखाइए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि आपके लिए ऐसे ही वीडियोस मैं खुशी से बना पाऊं। अब मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक आपकी तैयारी के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।